हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाला हूँ 3CA 3CD कैसे फिलअप करने का है इन विनमैन सॉफ्टवेयर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, आप मैं मेरा कंप्यूटर ओपन किया है और कंप्यूटर की स्क्रीन आप सकते हो। यहाँ पर मेरा विनमैन का सॉफ्टवेयर है। देखो, मैं विनमैन सॉफ्टवेयर ओपन करने वाला हूँ। ये देखो, ये ओपन हो रहा है। ये देखो, विनमैन सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। अभी मैं आज ये देखो, आप कौन से नई नई कंपनी क्रिएट कर रहे हो तो ये नए कंपनी का पूरा इन्फॉर्मेशन इधर लिखने का। नए कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, कुछ भी हो, जिनको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, ये ये स्क्रीन ऐसे दिखता है। इधर आप नेम वगैरह डाल सकते हो। तो आज मैं सिर्फ आपको 3CD का क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो इसलिए आपको मैं सिर्फ 3CD का बताने वाला हूँ, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बताने वाला। तो एक मैं डेमी कंपनी का नाम डालता हूँ। ये देखो, ABC बोल के कंपनी का नाम डाल रहा हूँ। अभी ये विदाउट नाम से मैं 3CD पे नहीं जा सकते, इसलिए मेरे को एक डमी कंपनी का नाम डालना पड़ता है। इसलिए मैंने ABC नाम डाला है। अभी मैं 3CD में जाऊँगा। ये देखो, अभी ये 3CD ओपन हो रहा है। ये देखो, ये 3CD ओपन हो रहा है। इधर है उसका पूरा दिखता है। इधर ये 3CB का इन्फॉर्मेशन डालना पड़ता है, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। है देखो, इधर पूरा क्लॉज बाय क्लॉज पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो ये मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो, ये अभी ये 3CA या 3CB, अभी उसका पूरा इन्फॉर्मेशन फिलअप करना पड़ता पहले। तो देखो, मैं 3CA 3CB क्लिक करने के बाद इधर ये ओपन होता है। तो आपको इधर वो क्लिक करना पड़ता है, आपका 3CA या 3CB। अगर आपकी कंपनी है तो आपको 3CA सिलेक्ट करना पड़ता है। आपका अदर देन कंपनी वगैरह है तो आप 3CB सिलेक्ट करते हो। तो उसके बाद आपका रिटर्न टाइप क्या है, ओरिजिनल है, रिवाइज है, वो डालना पड़ता है। ये यूडिन है। यूडिन अभी क्या है कि वो 3CB के लिए कंपलसरी यूडिन अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है, उधर होता भी नहीं। तो इधर ये बोल रहा है नॉट टेकन है ई रिटर्न फाइल करते समय वो यूडिन नहीं लेता है। लेकिन आपने को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने के लिए यूडिन निकालना ही पड़ता है। ऐसे यानी एक चालू कर दिया यूडिन फैसिलिटी। तो यूडिन अपन निकाल के इधर आप नंबर डाल सकते हो। फिर ऑडिटर नीचे ऑडिटर इन्फॉर्मेशन डालना पड़ता है। ऑडिटर का फुल नेम, फर्स्ट नेम क्या है वो, मिडल नेम, सर नेम, उनका मेंबरशिप नंबर, फर्म होगी, पार्टनरशिप फर्म होगा तो पार्टनरशिप फर्म का नाम, अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो प्रोप्राइटरशिप फर्म का नाम डालने का, इधर यहाँ पे फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर डालने का, पैन डालने का, प्रोप्राइटर का, मतलब जो सी की इन्फॉर्मेशन फिलअप करके, जो आपका ऑडिटर है, कुछ भी जो है उसका डेजिग्नेशन क्या है, पार्टनर है, प्रोप्राइटर है हो, ये एड्रेस डालने के, इधर एड्रेस, इधर फुल एड्रेस है, एरिया, लोकेलिटी, पोस्ट ऑफिस, पिन, स्टेट, ये पूरा डालना पड़ता है। फिर ऑडिट रिपोर्ट का इन्फॉर्मेशन। फिर इधर ये कंपनी का नेम आता है, अपन ने जो कंपनी क्रिएट किया इधर वो नेम आ गया ABC। ये देखो, वो कंपनी का नेम डालने का, फिर कंपनी का जो पोस्ट ऑफिस है वो डालने का, कौन से ईयर का अपन टैक्स ऑडिट फिलअप कर रहे हैं। अभी ये देखो 2021 का मैं फिलअप कर रहा हूँ तो 2021 आ रहा है। प्लेस ऑफ साइनिंग, किधर अपन साइनिंग करने वाले, स्टेटमेंट ऑफ ऑपरेशन। इधर अब ये क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये पूछता है। अगर आप लोग आपका कोई क्या ट्रस्ट होगा तो इधर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर आएगा, अदरवाइज प्रॉफिट एंड लॉस होगा। रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, मतलब आपका प्रॉफिट है आपका कंपनी में उस ईयर में या लॉस है, वो ऑटोमेटिक आता। अपन ने जो टैक्स पेंडल फिलअप कर दिया विनमैन में तो इधर वो ऑटोमेटिक ले लेता उधर से कि आपका प्रॉफिट है या लॉस है। फिर वो नंबर आप अपने कितने ब्रांचेस है आपके फर्म के, ये इधर डालना पड़ता है। फर्म का मतलब जो कंपनी का अपन ऑडिट बना रहे उस कंपनी के, प्लेस ऑफ हेड ऑफिस लोकेटेड, प्लेस ऑफ हेड ऑफिस लोकेटेड का इधर इन्फॉर्मेशन फिलअप करना पड़ता है पूरा डालने का, किधर का प्लेस है हेड ऑफिस। ये होने के बाद एक लॉस होने का, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ये जो आपका डेट ट्रेग ऑडिट रिपोर्ट का, वो इधर डालना पड़ता है। इधर आपको एक फैसिलिटी दी है ऑब्जर्वेशन और क्वालिफिकेशन, आप देख सकते हैं इधर। इधर ऑडिट रिपोर्ट के क्या क्या ऑब्जर्वेशन अपन डाल सकते हैं, आपको जो लगता है उस कंपनी का। इसमें भी उस 3CD में इतने क्वालिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन का उन्होंने दिया है, तो डाल सकते हैं इधर क्या क्या है, क्या क्या नहीं, आपके हिसाब से उस कंपनी को क्या अप्लीकेबल होगा वो डाल सकते हैं आप। उसके बाद फुट नोट, ये फुट नोट काय के लिए है कि अपन ऑडिट रिपोर्ट फिलअप करते समय अगर आपको कुछ पेंडिंग इशू है, क्या होता है कभी कभी अपन पूरा ऑडिट फाइनल करते हैं लेकिन आपको कुछ चीज़ें आप जब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनल कर रहे हैं तो उस टाइम पे याद आती है। तो आपको अभी आपके पास नहीं है अवेलेबल, लेकिन आप कल पूछ सकते हो कि भाई 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद। तो आप इधर एक आपका एक फुट नोट में डाल के रख सकते हो पेंडिंग इशू में, कि मेरा ये पेंडिंग है, फिर ये होने के बाद ये हो गया। क्योंकि ये पेंडिंग इशू जब तक क्लियर नहीं होते तब तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड नहीं होता, तो आपको भी पता चलेगा कि आपका क्या पेंडिंग है क्या नहीं। इसलिए ये फैसिलिटी अच्छा है विनमैन में। अभी ये हो गया 3CA 3CB का ऊपर का इन्फॉर्मेशन। 3CA 3CB नीचे के जो क्लास है वो पूरे 3CD के क्लास है, उसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 किया है उन्होंने। अब ये पार्ट 1 और पार्ट 2 क्यों किया, ये पार्ट 1 अपने को इधर फिलअप करना पड़ता है। ये पार्ट 2 जो है, जब अपन कंपटीशन फाइनल करते हो तो कंपटीशन फाइनल करने के बाद उधर से ये क्लॉज ऑटोमेटिक फिलअप हो जाते हैं। तो मैं आज आपको ये पार्ट 1 के क्लॉजेस बताने वाला हूँ, क्या क्या डालने का उसमें और क्या क्या नहीं।
तो ये देखो अभी ये 4 to 8 क्लॉज है, तो इसमें क्या क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस रजिस्ट्रेशन नंबर रिलेवेंट क्लॉज ऑफ सेक्शन 44 ए बी वो फिल अप करने का। तो अभी इसमें क्या क्या है, आपके पास क्या क्या रजिस्ट्रेशन नंबर, किसके किसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकते हैं। देखो आपका सेंट्रल एक्साइज का हो सकता है, कस्टम का हो सकता है, जीएसटी का हो सकता है, स्टेट एक्साइज का हो सकता है और वैट का हो सकता है। अभी वैट का क्या है, अभी पूरा इंडिया में तो जीएसटी आ रहा है, लेकिन जो पेट्रोल और लिकर के ऊपर वैट है तो आपका वैट का भी हो सकता है। अभी अगर एक आदि कोई होटल होगा, उसका लिकर बिजनेस है, तो वो वैट का नंबर भी डालना पड़ता है इसको। तो आपके पास जितने नंबर है वो उधर पूरा फिलअप करना पड़ता है। जीएसटी के 1 नंबर है, 2 नंबर है, अगर आपके 2 ब्रांच है और 2 अलग अलग स्टेट में, तो इधर ये आपका नंबर डालना पड़ता है। अभी ये देखो जीएसटी है, तो इधर मैंने नंबर डालने के बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आपका किधर का नंबर है। अगर आप महाराष्ट्र का तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का तो आंध्र प्रदेश, कौन से भी राज्य का हो तो इधर वो आपका स्टेट भी आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। ओके, तो ये हो गया एक 4 to 8 का क्लॉज हो गया आपको। फिर इधर ये 10 नंबर के क्लॉज में नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन डालना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं इधर क्या क्या सेक्टर है, कंजम्पशन का, अपने मैन्युफैक्चरिंग है, पूरा उन्होंने लिस्ट दिए, वो हिसाब से आप डाल सकते हो। आपका अब कंपनी का और प्रोप्राइटरशिप फर्म का क्या बिजनेस है, कुछ नहीं, इधर ये सब सेक्टर भी पूछता है। इधर एक सिलेक्ट करने के बाद ही वो आगे बढ़ता। अभी समझो आपने ये कंप्यूटर रिलेटेड बिजनेस यूज़ किया है, तो ये इधर क्या क्या है क्या क्या नहीं उसके सब सेक्टर पूछता है, और इधर ये ऑटोमेटिक कोड फिलअप ले लेता है। ये देखो एक कोड ऑटोमेटिक आ गया। और आपका लास्ट ईयर से कुछ चेंजेस है बिजनेस में, तो आप इधर यस नो कुछ डाल सकते हैं। अगर चेंजेस है कुछ तो न्यू बिजनेस करके लिख सकते हैं, नो चेंजेस है तो कुछ नहीं, और बिजनेस बंद किया तो डिसकंटिन्यू कर लिख सकते हो। ये होने के बाद अब बुक्स ऑफ अकाउंट आता है। इधर क्या क्या अपन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक उन्होंने एक लिस्ट दी है। ये देखो आप देख सकते हैं, इसमें भी पूरा है, कैश बुक, बैंक बुक, जनरल लेजर, परचेस लेजर, सेल्स रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर। और अगर आपको एक आधा बुक्स ऐड करने का तो वो भी ऐड कर सकते हो। देख फॉर एग्जांपल डेबिट नोट, क्रेडिट नोट रजिस्टर, ये भी आप इधर ऐड कर सकते हो। ये इनका एक क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल मतलब इन्होंने एक स्टैंडर्ड बुक जो रहते हैं वो दिया है। आपको अगर एक आधा ऐड करने का है तो आप कर सकते हो। अभी ये देखो, ये पूरे बुक सिलेक्ट करने के बाद ये पूरा ऑटोमेटिकली आ जाता है एग्जामिन होके। और डॉक्यूमेंट एग्जामिन, अभी अपन ये बुक्स के अलावा और भी डॉक्यूमेंट एग्जामिन करते हैं। तो मतलब फॉर एग्जांपल अपन जीएसटी के रिटर्न भी देखते हैं, चलन देखते हैं उसके, टीडीएस के रिटर्न, टीडीएस के चलन, फिर पीएफ पीएसआई से, ये भी आप उधर मेंशन कर सकते हो कि आपने क्या क्या देखा है क्या क्या नहीं। मेरे हिसाब से तो जो कंपनी है कि उसको ईएसआई पीएफ एप्लीकेबल उसका भी रिलेटेड लिख देने का, टीडीएस का भी लिख देने का, ऐसा पूरा मेंशन करना पड़ता है यहाँ पे। ये होने के बाद प्रीमियम टू प्रॉफिट इंक्लूडिंग, अगर आपका कोई बिजनेस का प्रीमियम टू प्रॉफिट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दिखाया है, तो ये इधर उसका प्रॉफिट कितना है ये इधर आपको दिखाना पड़ता है। देखो 44 एडी का, 44 एडी का, 44 एडी बिजनेस के लिए, 44 एडी प्रोफेशन के लिए, और 44 ए ट्रांसपोर्ट बिजनेस का जो है उसका। उसके बाद मेथड ऑफ अकाउंटिंग स्टॉक वैल्यूएशन का क्लॉज है, तो आप इधर जाके देख सकते हो। आपका मेथड ऑफ अकाउंटिंग का है, मर्केंटाइल है, कैश सिस्टम है, तो आप देख सकते हैं 2 ही सिस्टम है इधर है, तो मर्केंटाइल और कैश 2 ही रहते हैं। तो जनरली मर्केंटाइल ही रहता है, बहुत कम लोगों का प्रॉपर कैश सिस्टम मेंटेन करते हैं अभी के ज़माने में। तो और इधर आप देख सकते हो चेंज, अब अगर अपन ने कौन से मेथड में चेंज किया तो इधर टिक करने का, और इधर वो क्या चेंजेस करने के बाद क्या इफेक्ट आता है वो इधर सब दिख लेंगे। इधर इंक्रीज इन प्रॉफिट, डिक्रीज इन प्रॉफिट करने का। फिर मेथड ऑफ वैल्यूएशन, अभी इधर मेथड दिया है कॉस्ट, लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट रेट, और मार्केट रेट जो भी आप सेल है वो उधर डाल देने का। आपका क्या मेथड है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन का। और इधर ये आईसीडीएस है, ये देखो आईसीडीएस के पूरे दिए उन्होंने, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, वैल्यूएशन क्या है, आप इधर वो टिक करके ये पूरा आ जाता है। फिर आपके हिसाब से आप इधर डिस्क्रिमिनेशन में डाल सकते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये पूरा फिलअप करना पड़ता है आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये होने के बाद कैपिटल, अब अगर आपका एक आधा कोई कैपिटल एसेट स्टॉक में कन्वर्ट किया है तो उसका भी डिटेल इधर देना पड़ता है, पर्टिकुलर कौन से एसेट है, एक्विजिशन डेट क्या है उधर, उसका एक्विजिशन कॉस्ट है क्या है, और कन्वर्जन अमाउंट कितने में आपने कैपिटल एसेट टू स्टॉक में कन्वर्ट किया है उसका अमाउंट देना पड़ता है। उसके बाद अमाउंट नॉट क्रेडिट, इधर जो क्लॉज है इसमें आप फिलअप कर सकते हो कि जो अमाउंट आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया, आपका जो इनकम है लेकिन आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया है, तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद ये होने के बाद सेक्शन 50 एप्लीकेबल क्लेसेस, ट्रांसफ़र ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, आपने ट्रांसफ़र ऑफ लैंड और बिल्डिंग कुछ किया है तो ये
इधर फिलअप करना पड़ता है 3CD में, उसका इंफॉर्मेशन पूरा देना पड़ता है। उसके बाद ये होने पर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पीएफ अदर फंड का जो है आपको सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का इंफॉर्मेशन इधर देना पड़ता है। इधर आप देख सकते हो उन्होंने जो ड्यू डेट दिए वो दे दिए है। इधर आप कितना पेड किया है, अमाउंट कितना डिडक्ट किया है, अमाउंट कलेक्ट इतने, इधर ड्यू डेट है और कौन से तारीख को अपन ने पेड किया है, ये डेट डालने का, गवर्नमेंट को कौन से गवर्नमेंट पीएफ के अकाउंट में कब डाला है इसका डेट डालने का, इधर अमाउंट कितना पेड किया है वो डालने का है, और अमाउंट कितना कलेक्ट किया है ये डालने का, अपन ने एम्प्लॉय से कितना कट किया है इसका इंफॉर्मेशन ये रहता है। अगर उसका ड्यू डेट के बाद अपन ने पेमेंट किया है तो ये डिसअलाउ हो जाता है। अगर अपन ने ज़्यादा डिडक्ट किया लेकिन कम पेड किया तो वो भी डिसअलाउ हो जाता। फॉर एग्जांपल अभी मैं दिखा था, अभी अप्रैल की ड्यू डेट इधर 15 मई दिखा रहा है, अगर अपन 16 मई डाला, 16 मई 2020 डाला और अमाउंट डाल दिया इधर, फॉर एग्जांपल पेमेंट किया अपन ने 2000 का और कलेक्ट भी किया है 2000 रुपीज़, तो ये देखो ये डिसअलाउ हो जाता। अगर यही अपन ने जरा 50 मई को डाला, 15 मई को पेमेंट किया है, अपने को जो एक्चुअल पेमेंट का डेट है वही डालने का। ऐसा नहीं कि अपना डिसअलाउंसेस बचाने के लिए अपन डेट अपने मन से डाल सकते हो, लेकिन अपन ने विद इन ड्यू डेट दिया तो ऑटोमेटिक डिसअलाउंस निकल जाता है। इसलिए इधर ये पीएफ का दिया है, ऊपर नीचे ईएसआई का दिया है, ये देखो आप देख सकते हो, ये देखो ईएसआई का भी दिया है, और इधर जो आपका अदर वेलफेयर फंड है उसका भी दिया है। उसके बाद ये होने के बाद डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डेबिटेड जो है अपना जो डिसअलाउंसेस है एक्सपेंडिचर ऑफ क्लब, ये अपने को एक्सपेंसेस अलाउ नहीं मिलते तो इसका भी डिसअलाउ इधर देना पड़ता है कि नेचर ऑफ क्लब क्या है, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, अमाउंट इधर एक्सपेंस पूरा आपको फिर इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। फिर अपने को इधर डिसअलाउंसेस फॉर नॉन कंप्लायंस, अगर आपको टीडीएस अप्लीकेबल एखादे पार्टी को और अपन ने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है तो इधर जो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया उसका 30%, अगर फॉर इंडियन रेसिडेंट है तो उसका 30% आपका डिसअलाउ हो जाता है, तो आपको उसका इंफॉर्मेशन इधर देना पड़ता है। डिडक्टी नेम, डेट ऑफ पेमेंट, एक्सपेंसेस, अमाउंट कितना अपन ने उसका पेमेंट किया है, वो टीडीएस डन किया है तो उधर देना पड़ता, नहीं किया है तो कौन से सेक्शन के अंडर अपन ने डिडक्ट करना चाहिए वो लिखना पड़ता है। नेचर ऑफ पेमेंट, एड्रेस, वो पूरा इंफॉर्मेशन इधर फिलअप करना पड़ता है। अपन ने अगर किसका टीडीएस नहीं डिडक्ट किया है तो वो डिसअलाउ हो जाता है फिर ऑटोमेटिकली। फिर इधर वो इक्वलाइजेशन लेवी, इसका पूरा जो नॉन इंडियन रेसिडेंट है उनका टीडीएस नहीं कट किया तो उनका भी इंफॉर्मेशन इधर फिलअप करना पड़ता है। और सैलरी पेड टू आउटसाइड इंडिया का टीडीएस नहीं कट किया एखादे एम्प्लॉय का, जो अपन सैलरी उसको आउटसाइड इंडिया दे रहे तो उसका इंफॉर्मेशन इधर फिलअप करना पड़ता है। ओके, ये होने के बाद पेमेंट टू स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन इधर देना पड़ता है। अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर को कितना रेम्यूनरेशन दिया, उसको इंटरेस्ट कितना दिया, ये पूरा इंफॉर्मेशन इधर फिलअप करना पड़ता है। अगर डायरेक्टर है कंपनी है तो डायरेक्टर के रिलेटेड जो है वो इधर फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस से इन्वेट क्रेडिट प्रायर पीरियड आइटम, क्लॉज नंबर 26, इधर आप देख सकते हो कि आपका जीएसटी का आपका से इन्वेट क्रेडिट कितना था, ओपनिंग बैलेंस इस साल कितना है, इस यूटिलाइज कितना किया और क्लोजिंग बैलेंस क्या है, इसका पूरा इंफॉर्मेशन इधर फिलअप करना पड़ता है। उसके बाद अपन ने इसका ट्रीटमेंट क्या किया है, मतलब आपने बैलेंस शीट में किधर दिखाया, अभी ओपनिंग बैलेंस अपन ने करंट एसेट को दिखाया तो करंट एसेट में इधर लिखना पड़ता है कि अपन ने करंट एसेट में दिखाया है। इधर अभी अविल कितना है, अभी ये भी किधर रहता है अपना जो इनपुट टैक्सेस रहता है अपना, तो उधर अपन दिखाते हैं तो इधर दिखा देने का ये ऐसे तरह। और प्रायर पीरियड आइटम है, जो प्रायर पीरियड आइटम हो गए मतलब अपने ये साल छोड़ के जो पहले के आइटम है जिसका इफेक्ट अपन ने इस साल के P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दिया है उसका इन्फॉर्मेशन भी इधर फिलअप करना पड़ता है। इधर देख सकते हैं अपना जो इनकम होगा, कौन सा इनकम है, जो इंटरेस्ट इनकम है लास्ट ईयर का अपन ने करंट ईयर लिया है तो उसका इधर इन्फॉर्मेशन देने का, इंटरेस्ट इनकम बोल के अमाउंट कितना है वो और कौन से साल का था वो भी इधर मेंशन करना पड़ता है। एक्सपेंडिचर का भी वैसे अभी अपना 20-21 चल रहा है लेकिन आपका अपना एक आधा एक्सपेंडिचर 15-16 का और अपन ने वो P&L को दिखाया है 15-16 का, तो इधर वही मेंशन करना पड़ता है कौन सा भी एक्सपेंसेस हो सकता है कि ये अपन ने लास्ट उस ईयर में नहीं क्लेम किया लेकिन इस ईयर में अपन दिखा रहे P&L को, तो इसको इधर अपने को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में पूरा दिखाना पड़ता है। उसका एक रीज़न ये रहता है कि जो प्रायर पीरियड आइटम है वो जनरली डिसअलाउ हो जाते हैं,
तो गवर्नमेंट को पता चलना चाहिए कि कंपटीशन में सच में उन्होंने डिसअलाउंस किया है क्या नहीं किया है। तो इसलिए गवर्नमेंट ट्रैक रखने के लिए 3 में भी इंफॉर्मेशन अपने से भर के लेती है। ये होने के बाद अपना जो हुंडी बोरिंग बाय नॉन पे चेक, अपन ने अगर कोई कैश में वगैरह कुछ लिया होगा, पेमेंट किया होगा, तो इसका इन्फॉर्मेशन इधर पूरा फिलअप करना पड़ता है। देख सकते हैं आप, पर्सन नेम, अमाउंट बोरो कितना किया है, रीपेमेंट कितना किया है, उसके ऊपर इंटरेस्ट, बोरो डेट, रीपे डेट, सब इन्फॉर्मेशन इधर फिलअप करना है। पैन, आधार, उसका पूरा एड्रेस। फिर उसके बाद डिटेल्स ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट ट्रांसफर, या ट्रांसफ़र प्राइसिंग के रिलेटेड प्रोजेक्ट करा हुआ एखादी कंपनी हो तो वो फॉरेन में कुछ सेल कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, अपने सिस्टर कंसर्न हो, कोई रिलेटेड पार्टी हो, तो उसके लिए उसका रिलेटेड का इन्फॉर्मेशन इधर फिलअप करना पड़ता है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग के जो क्लॉज है उसमें 92 CA में। उसके बाद ये 269 SS 269 ST, अपन ने किससे अपने कदे अनसेक्योर्ड लोन लिया है, किससे पार्टी से, रिलेटेड पार्टी से, या कोई बाहर वाले से, तो आपको इधर उसका पूरा इन्फॉर्मेशन दिखाना पड़ता है अपने को 269, और उसका ही पेमेंट किया हुआ है 269T में अपन दिखा सकते हैं। उसका पैन, अमाउंट कितना है, इस साल में पूरा स्क्वायर अप हुआ है क्या नहीं, ये पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। और मोड ऑफ पेमेंट भी देना पड़ता है, अपन ने किससे लिया है, मतलब मोड ऑफ पेमेंट में क्या आता है। ये देखो अभी मैं इधर एक नाम डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ मोड ऑफ पेमेंट में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। देखो इतने मोड ऑफ पेमेंट में ऑप्शन अवेलेबल किए हुए हैं अभी तक। चेक से, अकाउंट पे, DD, ECS, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, IMPS, UPI, RTGS, NFT, भीम ऐप, वो पूरा उन्होंने दे दिया अभी। उसके बाद ये 32 नंबर के क्लॉज में आपका जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है उसका डिटेल देना पड़ता है पूरा। लास्ट ईयर में जितना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस था, इस ईयर में अपन ने वो ब्रॉड फॉरवर्ड लेके आए हो लास्ट ईयर का, तो उसका पूरा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। डिप्रिसिएशन अलाउंस कितना है वो पूरा इधर शो करना पड़ता है अपने को। उसके बाद सेक्शन 10A, ये डिडक्शन भी दिखाना पड़ता है, आप देख सकते हो। इन्हें मतलब जो SAR के रिलेटेड जो डिडक्शन है वो इधर पूरा दिखाना पड़ता है। उसके बाद TDS TCS का समरी इधर देना पड़ता है, मतलब आपको इधर आपके कौन सा कंपनी है, कंपनी का नाम, उसका टैन नंबर, कौन से सेक्शन के अंडर अपन ने TDS डिडक्ट किया है, क्या नेचर ऑफ पेमेंट, ये ऑटोमेटिक आ जाता है इधर। समझो ये अपन ने ये कंपनी डाल दी, तो अब इधर एक आधा सेक्शन सिलेक्ट कर दिया, देखो अभी 194A कर दिया तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आ जाता है। फिर कितना पेमेंट किया, उसके ऊपर कितना पेमेंट किया, और उसके ऊपर से समझो अपन ने पूरा अपना है 2 लाख का इंटरेस्ट का पेमेंट किया है। लेकिन अभी क्या होता है, कुछ पार्टी के ऊपर आपको 10,000 के ऊपर रहा तो अपने को TDS ज़रूरत नहीं रही थी कट करने की, तो अपन इधर कोई अमाउंट ज़्यादा जिसके ऊपर TDS एप्लीकेबल है एक्चुअली उतना अमाउंट इधर डालना पड़ता। फिर उसके ऊपर जी कितने के ऊपर TDS डिडक्ट किया ये अमाउंट इधर डालने का, और कितना TDS डिडक्ट किया ये डालने के इधर। फिर इधर TDS रिटर्न की इन्फॉर्मेशन फिलअप करने का, आपका कंपनी का नाम डालने का, टैन डालने का, कौन सा फॉर्म है, क्वार्टर कौन सा है, ड्यू डेट क्या था वो क्वार्टर का, समझो Q1 है उसका ड्यू डेट, उसका डेट ऑफ फाइलिंग। अगर आपने रिवाइज रिटर्न किया है तो रिवाइज रिटर्न इधर नो ये करने का, इधर आप कुछ रिवाइज नहीं किया तो येस करने का, नहीं किया है तो नो करने का। फिर आपने अगर इधर वो इंटरेस्ट का इन्फॉर्मेशन भरना पड़ता है, चलन में कौन से चलन में आपने इंटरेस्ट पे किया तो उसका इन्फॉर्मेशन पूरा फिलअप करना पड़ता है इधर। अभी ये होने के बाद TDS TCS समय इधर अभी कॉस्ट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, अगर आपको टैक्स ऑडिट इसका या कॉस्ट ऑडिट, एक्साइज ऑडिट, टैक्स सर्विस टैक्स ऑडिट अप्लीकेबल हुआ तो उसके रिलेटेड का इन्फॉर्मेशन पूरा इन्फॉर्मेशन इधर भरना पड़ता है। ये होने के बाद इधर आता है अकाउंटिंग रेशियो। अपने को अकाउंटिंग रेशियो इधर फिलअप करना है, पहले ग्रॉस टर्नओवर डालने का, फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट डालने का, नेट प्रॉफिट डालने का, स्टॉक इन ट्रेड क्या है, मटेरियल कंज्यूम, फिनिश गुड्स, ये दोनों ईयर का देना पड़ता है, करंट ईयर और लास्ट ईयर इधर इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। फिर आपने को इनडायरेक्ट टैक्सेस रिफंड और डिमांड का जो भी आया होगा, नोटिस वगैरह कुछ होगा आपके कंपनी को, कुछ इंडिविजुअल हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, पार्टनरशिप फर्म हो, तो आप इधर वो उसके रिलेटेड का इन्फॉर्मेशन पूरा फिलअप करना पड़ता है इधर। कौन से एक्ट में आपको डिमांड आई है या कौन से एक्ट को आपको रिफंड मिलने वाला है, तो ये पूरा फिलअप करना पड़ता है। देखो सेंट्रल एक्साइज, GST, अदर कौन से स्टेट का है, समझो आसाम का है तो आसाम का टाइप क्या है, वो भी डिमांड है या रिफंड है, कितना अमाउंट है, रिफंड, डिमांड, ड्यू डेट, फाइनेंशियल ईयर और रिमार्क जो भी हो उधर फिलअप करने का। उसके बाद ये पर्टिकुलर फाइलिंग फॉर्म ये भी फिलअप करना पड़ता है। फिर रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप, ये ऐसा इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। ये जो है ये आपको आपके
जो कंपटीशन जो नीचे का पार्ट 2 है कंपटीशन फिलअप करने के बाद उधर से वो ऑटोमेटिक आ जाता है। ये देखो अभी ये पूरा जरा एक अदर सिलेक्ट कर दिया इधर से तो कंपटीशन को जाता है, फिर उधर से ये देखो समझो डिसअलाउंसेस है अपना 37 का अभी बिजनेस, तो आईटी को जाएगा आपका इधर, ये देखो इधर आया हो, इधर पूरा डालना पड़ता अपने को, फिर उधर से ये देखो ये पूरा आ गया, ये देखो ये बिजनेस आ गया। अभी इधर सिलेक्ट करने के देखो 37 सिलेक्ट हुआ है। इधर आपका जो भी है पर्सनल एक्सपेंडिचर के रिलेटेड जो है जनरली अपना जो इधर रहता है पर्सनल एक्सपेंडिचर अपने जो है वो डिसाला हो जाता है तो उधर दिखाना पड़ता है। और इधर आप ये भी दिखा सकते हैं इनकम टैक्स का रिटर्न जो भी अपने को अलाउ नहीं होता इनकम टैक्स के ऊपर जो अपने पेनल्टी रहता है, इनकम टैक्स का रिटर्न रहता है, टीडीएस के रिटर्न रहता है वो भी अलाउ नहीं होता तो वो भी इधर दिखा सकते हो। फिर पॉलिटिकल पार्टी एडवर्टाइजमेंट दिया है तो उसको जो अपने को अलाउ नहीं है वो भी इधर दिखा सकते हैं। अगर जीएसटी का लेट फाइलिंग फीस वगैरह होगा तो इधर दिखा के अपन डिसअलाउ कर सकते हैं उसको, तो ऑटोमेटिक डिसअलाउ हो जाता है। तो ये जो पार्ट 2 का इंफॉर्मेशन है ये इधर फिलअप करने के बाद वो ऑटोमेटिक पिकअप हो जाता है। समझो आपका डिप्रिसिएशन है वो है तो उस रिलेटेड पूरा, तो इस तरीके से आप अपना 3CD इसमें विनमैन में भर सकते हैं। बहुत ही इजी एंड सिंपल तरीका है फिलअप करने का, तो आप अच्छे से फिलअप कर सकते हो उसको। ये नीचे का जो क्लॉज है ये क्वांटिटी डिटेल्स अपने को यहाँ पे शो करना पड़ता है, ट्रेडेड गुड्स का कितना, रॉ मटेरियल का, ये 3CD का कंपलसरी इंफॉर्मेशन है तो आपको ये पूरा दिखाना पड़ता है। तो चलो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा क्या क्या कैसे फिलअप करने का है 3CD। तो थैंक यू सो मच।